कंपटीशन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और जो नए हैं उन लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए थ्रस्ट क्या है। तो थ्रस्ट किसी भी सरफेस पर लगने वाला लंबवत बल। कोई भी यदि सरफेस है तो उस पूरे सरफेस पे कितना लंबवत बल लग रहा है वही आपका कहलाएगा परनोद। मान लिया जाए ये एक बुक है और इस बुक पर हम इस तरह से लंबवत बल लगाते हैं, सीधा एक बल लगाते हैं और टोटल 60 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो जितना हम फोर्स लगाए 60 न्यूटन का फोर्स लगाए तो यही आपका क्या कहलाएगा परनोद। तो आप देख सकते हैं कि परनोद का मतलब ओनली एंड ओनली फोर्स कितना लगा है, ओनली एंड ओनली बल कितना लगा है। बस इसमें केवल बल को देखा जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। सो आपका थ्रस्ट भी कैसा राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा। अब यहाँ पर चले आते हैं यदि प्रेशर में। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल। इकाई क्षेत्रफल का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो इकाई क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा है वही आपका क्या कहलाएगा प्रेशर। जैसे मान लिया जाए इस पूरे सरफेस पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 15 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो आप देखिए इकाई क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा होगा। आप कहेंगे सर 60 न्यूटन का बल लग रहा है टोटल 15 मीटर स्क्वायर पे, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना बल लग रहा है उसके लिए आप डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या किए, ऊपर लिखे फोर्स और नीचे क्या लिखे एरिया। और इस तरह से जब आप कैलकुलेट किए तो आपका आया 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग शॉर्ट में जो है वो पास्कल लिख देते हैं, पीएल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रेशर आपका कितना है 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर या कहें 4 पास्कल। तो समझ गए यहाँ पर फोर्स बटा क्या करना पड़ा एरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एक सदिश राशि है। दैट मीन्स ये स्केलर क्वांटिटीज है। रीजन क्या है इसके पीछे हम लोग आगे के वीडियो में समझ पाएंगे। अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये एक अदिश राशि है। और यहां से आप एक चीज और भी समझ पाएंगे कि यदि हम एरिया बढ़ा दें, ठीक है, आप देखिए यदि आप एरिया बढ़ा दीजिएगा तो उससे प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे होगा जैसे देखते हैं। मान लिया जाए 60 न्यूटन का फोर्स यदि हम 15 मीटर स्क्वायर पे लगा रहे हैं तो आपका प्रेशर कितना आ रहा है 4। लेकिन वही चीज यदि ऐसा करें कि 60 न्यूटन का फोर्स हम बड़े एरिया पर लगाएं, मान लिया जाए 20 मीटर स्क्वायर पर यदि लगाएं तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर आपका कितना आएगा 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है कई जगह। आप देखे होंगे कि जो भारी वाहन होते हैं उसमें टायर जो होता है वो चौड़े चौड़े होते हैं। इसके अलावा जो बहुत भारी वाहन होते हैं उसमें टायर जोड़े में होते हैं। जोड़े में होने का पीछे वजह क्या है कि एरिया उसका ज्यादा हो, और ज्यादा यदि एरिया होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, उससे टायर फटने से बचेगा, जमीन में धंसेगा नहीं। इसके अलावा आप देखे होंगे कि ऊंट जो है, ऊंट का पैर काफी चौड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, चौड़ा चौड़ा होता है। दैट मीन्स उसका एरिया ज्यादा होता है और ज्यादा एरिया होने के कारण प्रेशर कम पड़ता है और ऊंट का पैर जो है वो धंसता नहीं है बालू में, आसानी से वो चल सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप दलदली क्षेत्र में फंसे हुए हों और यदि आप डूब रहे हों तो बचने का अच्छा उपाय है कि लेट जाएं। यदि आप लेट जाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा और यदि एरिया बढ़ जाएगा तो उससे प्रेशर कम पड़ेगा और कम प्रेशर पड़ेगा तो धंसने से क्या होगा कि आप धंसने से जो है वो बच जाएंगे। ठीक, समझ गए इतना चीजें। अब देखते हैं कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल है जहां पर एरिया को कम करके प्रेशर बढ़ाया जाता है। तो हाँ, आप देखते होंगे कि जो कील है कांटी, उसका जो अगला भाग है वो काफी नुकीला बनाया जाता है। दैट मीन्स एरिया कम रखा जाता है। क्यों एरिया कम रखा जाता है? ताकि ज्यादा प्रेशर उत्पन्न करे। जब हम इसको ठोकें, जब इधर से हम फोर्स लगाएं तो यहाँ एरिया कम रहेगा तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो दीवार में जाकर के ये क्या है धंस जाएगा। इसके अलावा आप देखे होंगे कि जो सुई बनाया जाता है उसका अगला भाग काफी नुकीला बनाया जाता है। क्या वजह है? कम एरिया। कम एरिया ज्यादा प्रेशर, आसानी से चुभ जाएगा। अब सुई तो सब लोग लिए होंगे, ठीक है, कैसे चुभ जाता है। ठीक, चलिए इसके अलावा आप देखे होंगे कि जो सब्जी काटने के लिए चाकू यूज करते हैं या कुछ दूसरा काटने के लिए जो कुछ भी काटने वाली चीजें होती है उसमें देखिए उसका जो धार है वो काफी पतला बनाया जाता है। क्यों पतला बनाया जाता है? ताकि कम एरिया, और कम एरिया तो ज्यादा प्रेशर उत्पन्न होगा, जल्दी कट जाएगा। जैसे ये यदि चाकू है तो इसका धार काफी पतला रखा जाता है ताकि जब हम इस पर फोर्स लगाएं, प्रेशर डालें तो ज्यादा प्रेशर उत्पन्न हो। ठीक है, कम एरिया रहेगा तो ज्यादा प्रेशर होगा और ज्यादा प्रेशर होगा तो आसानी से क्या है कट जाएगा। ठीक है, समझ गए। और बाकी एक्स्ट्रा यदि कुछ एग्जाम्पल आता है तो आप आसानी से शायद जवाब आप दे पाएंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजिंग चीज है नहीं, नॉर्मल सा चीज है ये। लेकिन आगे जानकारी के लिए
आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और ध्यान रखिएगा हम लोग कंप्लीट चीज पढ़ेंगे यहाँ पर, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, मेरा गारंटी है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, अदरवाइज बाद में आप पछताएंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जब प्रेशर की बात करेंगे तो एक तो ये आपका नॉर्मल प्रेशर, ठीक, एक आपका वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक आपका ध्रुवों दाब दैट मीन्स लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो। ठीक, अभी फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये वायुमंडलीय दाब क्या है। देखिए ये पृथ्वी है यदि हमारा, तो इस पृथ्वी के चारों तरफ वायु का, गैसों का एक आवरण है, कवर है या कहे मंडल है, और उसी को कहते हैं वायुमंडल। और ये वायुमंडल पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पर एक दाब, एक फोर्स, एक प्रेशर क्रिएट करता है, और इसी के द्वारा डाला गया जो दाब है वही कहलाता है वायुमंडलीय दाब। ध्यान रखिए ये वायुमंडलीय दाब हर जगह एक जैसा नहीं होगा, और यदि ऊंचाई में जाएंगे तब भी जो है वो इसमें चेंज आएगा। सिंपल इसमें क्या कॉन्सेप्ट है सोच करके देख लीजिए कि यदि वायु की मात्रा अधिक होगी, यदि वायु की मात्रा अधिक होगी तो प्रेशर भी ज्यादा मारेगा, और यदि वायु की मात्रा कम हो जाएगी तो प्रेशर भी जो है आपका कम हो जाएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि आप सोए हैं और आप पर जो है 10 कंबल ऊपर से डाल दिया गया, कुछ तो प्रेशर डालेगा कंबल, बोलिएगा डालेगा, लेकिन वही चीज यदि 1000 कंबल डाल दे तो क्या होगा। सिंपल है, यदि 1000 कंबल डाल दिया तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, दैट मीन्स कंबल ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी सोचिए कि यदि एयर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, और एयर कम दैट मीन्स प्रेशर कम। समझ गए इसे, ठीक है। चलिए अब देखिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए मात्रक क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए एक मात्रक होता है बार, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। जहां भी बार आया ना कि बैरोमीटर आया ना कि आपको तुरंत दिमाग में लाना है भार, और आप समझ सकते हैं ना कि भार के कारण ही तो प्रेशर डालता है, वायु का अपना भार है इसलिए वो प्रेशर डाल रहा है। और ये जो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, इसका आविष्कार करने वाले हैं ई टॉर्सेली। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इन्हीं के सामान में जो है वायुमंडलीय दाब का एक और मात्रक होता है टॉर्क। ठीक है, ये चीज भी एग्जाम में पूछा है, यहीं से आपका जो है वो ध्यान रह जाएगा। दो चीजें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ई टॉर्सोली, और इन्हीं के नाम पर क्या है टॉर्क। एक और मात्रक होता है और वो क्या है आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बैरोमीटर कैसे होता है और ये किस तरह से काम करता है। देखिए सिंपल एक बर्तन होता है बैरोमीटर, इसमें जो है पारा भरा रहता है और इसमें जो है एक नली लगा रहता है। नॉर्मल प्रेशर में 76 सेंटीमीटर तक पारा चढ़ा रहता है, 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm जो लिखे बात एक ही है। ठीक है, अब सोच करके यहाँ पर देखिए क्या होगा यदि प्रेशर बढ़े। यदि प्रेशर बढ़े तो क्या होगा, रीडिंग ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। सिंपल सा चीज है, प्रेशर बढ़ने का मतलब ज्यादा फोर्स से दबाएगा। अब जब हवा ज्यादा फोर्स से जब दबाएगा तो ये तो ऊपर ही उठेगा, बोलिएगा हाँ। दैट मीन्स यदि प्रेशर बढ़ा तो रीडिंग जो है इसका क्या है ऊपर उठ जाएगा, रीडिंग जो है वो क्या है बढ़ेगा। उल्टा भी करके देख लीजिए कि यदि रीडिंग बढ़ा है दैट मीन्स प्रेशर क्या है बढ़ा है, ज्यादा प्रेशर पड़ा इसलिए ऊपर उठ गया। ठीक है, अब यदि प्रेशर घटा तब क्या होगा, यदि प्रेशर घटा तब क्या होगा, यदि प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो उल्टा होगा, यहाँ पर यदि रीडिंग बढ़ रहा था और यदि प्रेशर घट जाएगा दैट मीन्स कम फोर्स से जब दबाएगा तो फिर जो है ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब जोर से दबा रहे थे तो उठ गया था ना, और जब दबाना कम कर देंगे तो फिर नीचे 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 उतरना शुरू हो जाएगा। बैरोमीटर का रीडिंग घटने बढ़ने से मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, मौसम की भविष्यवाणी में इसका भी सहारा लिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, मौसम की भविष्यवाणी करने में आपको 2-3 चीज ध्यान रखना है। पहला चीज तो ध्यान रखना है कि यदि किसी भी जगह पर बैरोमीटर का रीडिंग एकाएक नीचे गिर गया, बैरोमीटर का रीडिंग जो है वो एकाएक नीचे गिर जाए यदि, तो ध्यान रखिएगा आंधी आने की संभावना होती है, उस स्थान पे आंधी आ सकता है। अब बोलिएगा इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए सर, तो आप समझिए, ऐसे समझिए। देखिए यदि बैरोमीटर का रीडिंग गिरा इसका मतलब क्या है, प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है, और कम प्रेशर हुआ इसका क्या मतलब है, कम प्रेशर हुआ दैट मीन्स कम हवा था, कम हवा था तभी तो प्रेशर कम हुआ। और यदि यहाँ पे हवा कम था दैट मीन्स यहाँ पे कुछ खाली स्थान हो गया, हवा कम तो खाली स्थान हो गया। आप किसी रूम का एग्जांपल लीजिए भैया, और रूम में यदि व्यक्ति कम हो तो खाली स्थान तो हो ही जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सोचिए, यदि प्रेशर कम दैट मीन्स एयर कम दैट मीन्स यहाँ खाली स्थान हो गया। अब इस खाली स्थान को भरने के लिए इधर का जो वायु है काफी तेजी से यहाँ पर आएगा, और जब वायु काफी तेजी से यहाँ पर आता है तो उसी को तो आंधी कहते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर का रीडिंग गिरा इसका मतलब यहाँ प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ दैट मीन्स यहाँ हवा कम है, दैट मीन्स यहाँ कुछ खाली स्थान हो गया है, और उस खाली स्थान को भरने के लिए तेजी से इधर हवा आएगा, वही तो आंधी है। और नहीं तो आप सिंपल समझिए यहाँ पर
मान लिया जाए ये पानी है और यहाँ पे यदि हम खाली कर देते हैं और इधर भी यदि पानी है तो बताइए इस खाली स्थान को भरने के लिए पानी तेजी से आने लगता है कि नहीं। ठीक उसी तरह से इस खाली स्थान को भरने के लिए हवा काफी तेज गति से इधर आने लगेगा और वही तो आंधी है। ठीक, और जब एक चीज आप कॉन्सेप्ट से समझ गए तो इससे रिलेट करिए और बाकी चीजों को देखिए। ठीक है, यदि बैरोमीटर का रीडिंग एकाएक गिरा तो आंधी आने की संभावना। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो सकता है कि धीरे धीरे गिरे। ठीक है, धीरे धीरे गिरे, रिलेट करिए। जब एकाएक गिरा तो आंधी आने की संभावना है और जब धीरे धीरे गिरेगा तो आंधी के बाद क्या होता है, बारिश। ठीक है, तो बारिश होने की संभावना यदि धीरे धीरे बैरोमीटर का रीडिंग गिरा तो। ठीक है, अब एक और क्या हो सकता है कि यदि बैरोमीटर का रीडिंग ऊपर बढ़ा तो। ठीक है, तो जब गिर रहा था धीरे धीरे तो बारिश। ठीक है, तो उठने में क्या होगा, बारिश के बाद क्या होता है, आप देखते होंगे बारिश के बाद मौसम जो है वो पूरा जो वायुमंडल है जो साफ हो जाता है। ठीक है, तो यदि बैरोमीटर का रीडिंग ऊपर उठ रहा है तो साफ या कहें स्वच्छ मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, तो समझ पाए होंगे चीजें आप। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऊंचाई वाले स्थानों में जाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा की मात्रा, वायु की मात्रा जो है वो घटते जाती है और एक ऐसा क्षेत्र भी आता है जब वायु की मात्रा शून्य हो जाती है। फिलहाल आप समझिए कि जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे वायु की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब बताइए जब वायु की मात्रा कम होगी तो प्रेशर भी तो कम होगा। बोलिएगा हाँ, एकदम प्रेशर भी कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है यहाँ पर समझिए। पहली चीज तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऊंचाई वाले स्थानों में जाने से बहुत व्यक्ति के नाक से जो है वो ब्लीडिंग होने लगता है, दैट मीन्स खून निकलने लगता है। देखिए उसके पीछे वजह क्या है। जब हम ऊंचाई वाले स्थानों में चले जाते हैं तो बाहर का प्रेशर तो कम हो जाता है लेकिन हमारे शरीर का प्रेशर एज इट इज रह जाता है। बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों होगा सर, आप सोच करके देखिए कि जब यहाँ पर थे तो जितना खून था ऊंचाई वाले स्थान में चले जाएंगे तो हमारा खून, हमारा ब्लड तो उतना ही रहेगा और जब ब्लड उतना ही रहेगा तो प्रेशर भी उतना ही मारेगा। दैट मीन्स अंदर का प्रेशर एज इट इज रह गया जितना यहाँ था, लेकिन वायुमंडलीय दाब जो है वो घट गया। अब सोच करके देख लीजिए कि अंदर का प्रेशर यदि ज्यादा हो और बाहर का प्रेशर यदि कम पड़ जाए तो क्या होगा, ब्लड तो निकलने ही लगेगा। नहीं समझ पाए तो ये प्लास्टिक है और अंदर में कुछ रखा हुआ है। सोचिए यदि अंदर से प्रेशर ज्यादा पड़ने लगे तो बाहर निकलेगा कि नहीं, एकदम निकलेगा। ठीक उसी तरह से नाक से जो है वो ब्लीडिंग होने लगता है। बहुत लोग बोलेंगे नाक से ही ब्लीडिंग क्यों होता है, तो भाई कोमल है, सॉफ्ट है, इसलिए वहां से निकल जाता है। अब उतना थोड़ी कि चमड़ी को छेद करके निकल जाएगा, वहां छेद है तो निकल गया। ठीक है, चलिए। और आप देखे होंगे कि जो रिफिल है ना, रिफिल वो इंक बाहर निकल जाता है। क्यों, जब पृथ्वी पे था, नीचे में था तो हवा इसको धकेल के रख रहा था, प्रेशर मारा था तो धकेल के रख रहा था। और ऊंचाई वाले स्थान में जाने से जो प्रेशर है, बाहर से जो प्रेशर इसको धकेल के रख रहा था वो कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कम पड़ जाता है तो बाहर निकल जाता है। नहीं समझ पा रहे थे, एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लिया जाए कि आप रूम में हैं, आपकी मम्मी प्रेशर दे करके अंदर रखती है। यदि आपकी मम्मी बहुत प्रेशर दे रही तो आप रूम के अंदर ही रहिएगा, लेकिन जैसे ही मम्मी का प्रेशर कम होगा, मम्मी का मिजाज थोड़ा फ्रेश होगा, प्रेशर कम पड़ेगा, वैसे ही बाहर निकलते हैं कि नहीं। ठीक उसी तरह से समझिए कि ऊंचाई वाले स्थान में चले जाने से बाहर का जो प्रेशर है, दबाने वाला प्रेशर है, वो कम हो जाता है तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है, क्वथनांक जो है वो घट जाता है। ये क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखिएगा जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड खौलने लगता है, डबकने लगता है, उसी को कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। हम बात करें पानी का, तो पानी को यदि आप गर्म करिएगा तो नॉर्मल कंडीशन में जब आप पृथ्वी पर हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो खोलने लगता है, डबकने लगता है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही ऊंचाई वाले स्थानों में चले जाए, मान लिया जाए आप एवरेस्ट पर यदि चले गए तो वहां पर जा करके एक अनुमान के अनुसार, कैलकुलेशन के अनुसार 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई वाले स्थानों में जाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है। बोलिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे खाना बनाना जो है वो मुश्किल होगा, काफी देर से खाना बनेगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा हीट का भी जरूरत है, उष्मा का भी जरूरत है, तो हम लोग उष्मा चैप्टर में इसको पूरी अच्छी तरह से जो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं एक चीज, द्रवों में दाब। ठीक है, ये द्रवों में दाब क्या है और ये होता क्यों है, दैट मींस प्रेशर इन लिक्विड्स। सबसे पहले तो यहाँ पर आप समझिए कि यदि ये कोई एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में यदि कोई लिक्विड रखा है तो लिक्विड के कण जो है वो दीवार से बार बार टकराता है। ठीक है, बोलिए दीवार नहीं, यदि कोई व्यक्ति आ जाए यहाँ पे तो व्यक्ति से भी टकराएगा। ठीक है, और इस टकराने के कारण इस पर एक प्रेशर डालता है। सोचिए, तो बार बार टकराएगा तो प्रेशर तो डालेगा ही, और यही जो आपका प्रेशर है वो कहलाता है द्रवों में दाब। द्रवों में दाब।
अब ये जो द्रवों में दाब है ये डिपेंड करता है एक तो आपका हाइट पे, और एक आपका द्रव का डेंसिटी कितना है, और एक आपका जी पर। ये जी का वैल्यू 9.8 होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। और ये डी डेंसिटी क्या है, तो इस लिक्विड का डेंसिटी, यदि हम बात करें पानी और यदि हम बात करें हनी मधु, तो मधु का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, पानी का डेंसिटी जो है वो कम है। डेंसिटी कम होना दैट मीन सिंपल कह सकते हैं कि वो पतला होगा, पानी पतला है कम डेंसिटी, हनी मोटा है उसका डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी हो गया। और एक आपका हाइट दैट मीन्स गहराई, यहाँ पर गहराई समझिए। ठीक है, जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि जो गोताखोर हैं वो एक रक्षा कवच पहन करके नीचे जाते हैं, क्योंकि वो काफी गहराई में जाते हैं और काफी गहराई में जाने से प्रेशर बढ़ता है, और उस प्रेशर से अपने शरीर को बचाने के लिए बाहर से क्या करते हैं, रक्षा कवच पहन लेते हैं, ताकि वो प्रेशर डायरेक्ट शरीर पर न पड़े, बल्कि जो कवच है वो एफर्ट कर ले, वो सह ले। ठीक है, यदि वो कवच नहीं पहनेंगे तो प्रेशर डायरेक्ट शरीर पे पड़ेगा, हो सकता है शरीर डैमेज हो जाए, भेन नस वगैरह जो है वो फट सकता है। तो ये चीज क्लियर हो आपको कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा वैसे वैसे आपका द्रव में जो दाब है वो क्या है, बढ़ता जाएगा। और यदि कोई कैलकुलेट करने बोले कि द्रव में दाब होगा कितना, तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं H गुना D गुना G। द्रव में दाब का ये फार्मूला होता है HDG। ठीक है, यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा तो आपको H और D का वैल्यू दे रखा होगा, G का वैल्यू आप जानते हैं, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अदरवाइज इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि द्रव में जो दाब है वो डिपेंड करता है किस पर, तो एक तो आपका हाइट पे डिपेंड करता है, एक आपका डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और एक आपका जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे, आप फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। आज के लिए